और बहुत लोग व्यस्त हैं। अभी यहाँ लोग बैठेंगे, मोबाइल चलाएंगे, मोबाइल से बात करेंगे, 2 घंटे 1 घंटे नहीं सुन सकते हैं। और हमें नहीं लगता है कोई नासा पे पहुँच गया हो या कोई चाँद पे पहुँच गया हो इस समाज का, क्योंकि व्यस्त बहुत हैं साहब। किसी के कोई उद्योग धंधे नहीं चल रहे होंगे, और इतने व्यस्त हैं कि अगर कहीं कोई काम की बात होती है तो उस काम की बात में अभी सत्संग में जाएंगे, अरे इतने बाबा छोड़ दिए गए, अनसंख्यक बाबा इस देश में। उन कहीं निरंकारी है, कहीं श्री हर महाराज, कितने कितने महाराज, वहाँ जाएंगे 1 घंटे वहाँ तपस्या करेंगे। कोई कहेगा भैया हम देखो, हम उनको देवी देवताओं को तो नहीं मानते हैं, लेकिन वे बाबा साहब बहुत अच्छे, उनकी बात ना कर देना। अरे सीधी सी बात है, आप पाखंड को मान रहे हो, आप उसका संघर्षशील आदमी का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? बनानी है, जहाँ पर भी हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी हमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लोग शोषित होंगे। संगठन आदमी वही बनाता है जो कमज़ोर होता है, सीधी सी बात है। और जब संगठन से अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये सब चीज़ नहीं चलेगी। भाई भाषणबाजी तो हमें भी बहुत अच्छी लगती है, हम भी अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, कुल मिला के कुछ करने की ज़रूरत है। तो पहले नंबर हमने जो बताए थे चर्चा, 3 पॉइंट है संगठन को बनाने के। एक तो हो गया चर्चा, सबसे पहले आपको चर्चा करनी होगी, बताना होगा अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, इष्ट मित्रों में चर्चा। उसके बाद चर्चा जब हो जाए तो पर्चा की ज़रूरत पड़ती है, भले वो मैनुअल ना हो, डिजिटल पर्चा हो। उस पर्चे में जो भी आपकी नीतियाँ और रीतियाँ वो लिखना पड़ेगा। और तीसरा नंबर आता है खर्चा, क्योंकि इस अर्थ युग में उसके बिना कुछ चलने वाला नहीं है। ये साथियों, आज ये जो हमारा कार्यक्रम है संविधान पर्व का, आज ये दूसरा दिन है। पहले दिन हम लोग अंबेडकर भवन में थे और वहाँ काफ़ी चीज़ों पर चर्चा हुई। यहाँ पर भी हम आज आने में थोड़ा मुझे विलम्ब हो गया और मैं लेट आया, तो काफ़ी लोगों को मैंने नहीं सुना। लेकिन जो मैं आज सुन रहा था कि जो दूसरा दिन है, डॉक्टर ओम सुधा जी, दूसरा दिन ओनली ये था कि हम लोग संगठन पे बात करेंगे। लेकिन जो मैंने अभी देखा, कोई संगठन पर 1-2 लोगों को छोड़ के किसी ने संगठन पे बात नहीं की है। बाबा साहब के विषय में कौन नहीं जानता है? सारे लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, इंटरनेट युग है, वो गूगल से सर्च करके पढ़ लेते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं वो सभी ज्ञानवान पुरुष हैं। और ठीक है, हो सकता है कोई कई ऐसी चीज़ें हैं उसके विषय में ना जानता हो, लेकिन इस इंटरनेट युग में और जो सारी चीज़ों को यूज करता है वो सारी चीज़ जानते हैं। आज हम संगठन पे बात होनी चाहिए थी, संगठनात्मक ढांचा कैसा होना चाहिए। ये संयुक्त मोर्चा हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, अल्प, किसमें हुए? जातियों में। देखो आप, सैकड़ों जातियों के संगठन बन गए। कोई खटीक महासभा है, कोई चमार महासभा है, कोई कोरी महासभा है। लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक है कि अपनी जातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो सामाजिक पैरोकार हैं, उनमें अपनी राजनीति में अपना स्थान पक्का करने के लिए उन्हें जातियों का एक झुंड बनाकर, एक समूह कबीला बनाकर उसके नेता बन गए हैं। तो उनकी एक जिम्मेदारी है कि जब देश में समाज पर, संविधान पर संकट आए, जिस तरह से राजनीतिक दल, एनडीए का निर्माण हो सकता है, यूपीए का निर्माण हो सकता है, तो थर्ड मोर्चे का निर्माण हो सकता है, तो जितने भी बहुजन संगठन हैं, अगर कभी संविधान पर बात आई, क्योंकि सबकी मंजिल एक है, ये रास्ता भले ही अलग अलग हों, तो हमारी जब मंजिल एक है, जब संविधान पर हमला हो रहा है, तो उस समय सबको अपना एटीट्यूड भूल के, अपना ईगो भूल के एक मंच पे आके एक ताकत बनकर हमें इन जो संविधान विरोधी ताकत है उनसे लड़ने की ज़रूरत है। तो हम लोग जातियों में संगठित हुए, मेसराम जी, जातियों में संगठित होकर संघर्ष अपनों से कर रहे हैं। उनसे संघर्ष नहीं कर रहे हैं जिनसे हमें संघर्ष करना चाहिए। आज उनसे संघर्ष करने की ज़रूरत है कि आज आपने देख लिया कि जब ये व्यवस्था आती है तो निजीकरण की सुनामी आ जाती है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि भाई, जैसे साइमन कमीशन में वकील साहब बात कर रहे थे कि साइमन कमीशन आया था, हम लोगों की स्थिति को, परिस्थिति को देखते हुए साइमन एक वहाँ के लंदन के अधिकारी थे, साइमन कमीशन आया था भारत,
जब इन माओवादियों ने देखा कि जो ये दलित पिछड़े लोग हैं, जो अछूत लोग हैं, इनको अपना अधिकार मिल जाएगा, तो उन्होंने नारा दिया 1942 में कि साइमन कमीशन गो बैक, मतलब साइमन कमीशन भारत छोड़ो। हम लोग भी उनके पीछे लग गए। उसी साइमन की तरह एक अन्ना आया था, देखा था आपने, एक अन्ना भी आया था 2006 में, और पूरा देश कहने लगा हम अन्ना है, अन्ना है। टोपी, हाँ बराबर, उसने जो है टोपी लगा रखी थी, सब लोग रखते हैं मैं अन्ना हूँ, छोटा बच्चा मैं अन्ना हूँ। अरे भाई, उस अन्ना को देखो, उन्होंने कहा नहीं एक लोकपाल आएगा, और वो लोकपाल एक ऐसा बिल होगा कि उसमें 11 लोगों की टीम होगी, और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि हमारे देश की बहुजनों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने भी दिल्ली में प्रेस वार्ता कर दी कि हम बहुजन समाज पार्टी और हम सारे लोग अन्ना के विचारों से सहमत हैं और अन्ना के साथ में हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि एक व्यक्ति इस संविधान को खा जाएगा। आपने देखा कि अगर जब 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख का चुना हुआ प्रतिनिधि वहाँ भ्रष्ट हो सकता है, वो पैसे लेके संसद में सवाल उठाता है, वो वहाँ भ्रष्टाचार का जनक बन जाता है, तो जो 11 लोग होंगे कौन से वो गंगा से नहा के उनको उठा के दूध छिड़क के उनको पवित्र कर दिया जाएगा। तो उसका भी विरोध हमारे संगठन के नेता ने किया। और जहाँ तक कि जो हुआ कि जो लागू हुआ लोकपाल, जहाँ उसमें आरक्षण की बात आई, तो वो आरक्षण की बात में आप कहीं लोकपाल नहीं दिखाई पड़ता। कितने राज्यों में लोकपाल गठित है, नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग क्या है कि आँख बंद करके, अगर उसी ने कहा उसके भक्त मत बनो, पहले उसको बात करो। ये क्या है कि एकाधिकार क्यों है। आज लोग कहेंगे अभी जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ उत्तर प्रदेश में 2022 में लोग लिखने लगे नेक्स्ट पीएम बहन जी। अरे भाई, हम अपने मोबाइल से पीएम सीएम लिखते हैं, क्या बन जाओगे। वो सीएम बनने के लिए किसी ने अपनी कुर्बानी दी, किसी ने अपना घर बार छोड़ा, किसी ने अविवाहित रहने का प्रण लिया। कितने लोग ऐसे हैं जो घर द्वार छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। सबको अपने सभी को, सब बीवी बच्चे और सब परिवार है सभी का, और बहुत लोग व्यस्त हैं। अभी यहाँ लोग बैठेंगे, मोबाइल चलाएंगे, मोबाइल से बात करेंगे, 2 घंटे 1 घंटे नहीं सुन सकते हैं। और हमें नहीं लगता है कोई नासा पे पहुँच गया हो या कोई चांद पे पहुँच गया हो इस समाज का, क्योंकि व्यस्त बहुत हैं साहब। किसी के कोई उद्योग धंधे नहीं चल रहे होंगे, और इतने व्यस्त हैं कि अगर कहीं कोई काम की बात होती है तो उस काम की बात में अभी सत्संग में जाएंगे। अरे इतने बाबा छोड़ दिए गए, अनसंख्यक बाबा इस देश में, उन कहीं निरंकारी है, कहीं श्री हर महाराज, कितने मारा, वहाँ जाएंगे 1-1 घंटे वहाँ तपस्या करेंगे। कोई कहेगा भैया हम देखो, हम उनको देवी देवताओं को तो नहीं मानते हैं, लेकिन वे बाबा साहब बहुत अच्छे, उनकी बात ना कर देना। अरे सीधी सी बात है, आप पाखंड को मान रहे हो, आप उसका संघर्षशील आदमी का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, जो अब संघर्षों से जिसका जीवन है। संगठन आप बनाइए, जो भी जिस क्षेत्र का है, किसी में अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। सबसे पहले आप जहां रह रहे हो वहां पर चर्चा करिए, ब्लॉक स्तर से विधानसभा स्तर पर, तहसील स्तर पर और ज़िला स्तर पर। आप उसको 10, 20, 25 की पार्टी बना दीजिए। अगर किसी को कोई नहीं मिल रहा किसी ब्लॉक में दीपक जी, तो आप उस ब्लॉक में 2 लोग तो छांट ही सकते हो, या इतना तो है। अगर आप चोर बदमाशों के भी 2-4-5 मित्र होते हैं, आप लोग तो भले लोग हो, 10-20 लोग मिल जाएंगे जहाँ भी बात करोगे। तो उनमें से अध्यक्ष और महासचिव आप बना दीजिए, और उनसे कह दीजिए कि आप जिस क्षेत्र से हो, आपको 1 महीने के अंदर 20-25 लोगों की जिला कमेटी बनवाने में पूर्ण सहयोग करना है, या अपना ब्लॉक कमेटी बना लो। ब्लॉक कमेटी मान लीजिए किसी ज़िले में 7 या 10 ब्लॉक हुए, उससे अगर मान लीजिए मैंने 2-2 लोग इकट्ठे किए तो ज़िले में हमारे 20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और 20 लोग और हम देख लेंगे तो हमारी जब 50 की टीम बनेगी। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, अगर हम मान लीजिए 50 या 60 ज़िलों में काम करते हैं, और उस पर हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अगर कहीं में लखनऊ में ज़रूरत पड़ेगी तो हर ज़िले से 10-10, 5-5, और कहीं से 20 भी आएंगे, कहीं 50 आएंगे, तो हम लोग अगर राज्य स्तर पर 1000-1500 की भीड़ करने में सक्षम हो जाएंगे। और कहीं दिल्ली ज़रूरत पड़ेगी तो चूँकि दिल्ली के NCR से जुड़ा हमारा ये गाज़ियाबाद का क्षेत्र है, और जो आप चले जाएं अलीगढ़ तक,
तो इस क्षेत्र की हमारी जो भीड़ आएगी तो हम लोग यहाँ कोई भी मैदान भरने में सक्षम है। परसंग की रैलियों में हमारे साथ से दीपक जी जानते हैं, हमारे यहाँ से एक गाड़ी सिर्फ आती है शाम को ऊंचाहार गाड़ी में पूरा कब्जा होता है। 1-1 हज़ार आदमी हमारे साथ चढ़ के आता है और लगभग हर रैलियों में 20 रैलियों में। और इसके पहले कानपुर से जितनी भी गाड़ियां आती हैं आप पता कर लेना, जब भी रैली का समय होता है 1 महीने 1.5 महीने पहले ना आने का ना जाने का कोई टिकट नहीं है। यहाँ से जो भी सीट खाली, रेलवे हमारी संपत्ति, हम उसका उपयोग करते हुए आते हैं। तो इस तरह की हमें व्यवस्था बनानी है। जहाँ पर भी हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी हमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लोग शोषित होंगे। संगठन आदमी वही बनाता है जो कमज़ोर होता है, सीधी सी बात है। और जब संगठन से अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये सब चीज़ नहीं चलेगी। भाई भाषणबाजी तो हमें भी बहुत अच्छी लगती है, हम भी अच्छी बातें कर लेंगे। कुल मिला के कुछ करने की ज़रूरत है। तो पहले नंबर हमने जो बताए थे चर्चा, 3 पॉइंट है संगठन को बनाने के। एक तो हो गया चर्चा, सबसे पहले आपको चर्चा करनी होगी, बताना होगा अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, इष्ट मित्रों में चर्चा। उसके बाद चर्चा जब हो जाए तो पर्चा की ज़रूरत पड़ती है, भले ही वो मैनुअल ना हो, डिजिटल पर्चा हो। उस पर्चे में जो भी आपकी नीतियाँ और रीतियाँ वो लिखना पड़ेगा। और तीसरा नंबर आता है खर्चा, क्योंकि इस अर्थ युग में उसके बिना कुछ चलने वाला नहीं है। ये पंखा भी चल रहा है, पानी भी अभी आप 1 बोतल पी के फेंकेंगे 5 रुपये की होगी, लंच खाएंगे 150 रुपये का होगा। तो बिना खर्चा का कुछ होने वाला नहीं है। लोग जाते हैं मंदिरों में दान कर देते हैं, सब में दान कर देते हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई है और दानी आदमी कभी गरीब नहीं होता है। आप टाटा बिरला बन नहीं सकते हो, भूखों मर नहीं सकते हो। तो इसलिए जो है जो भी संगठन आए, लोग कहते हैं अरे बहुत संगठन है, किसको दे। एक लोगों से हमारी बात हो रही थी, एक अधिकारी थे कि मैं क्या करूं, बहुत संगठन है। हमने कहा कितने संगठन है भाई इस ज़िले में जहां आप नौकरी कर रहे हो, कितने संगठन है। मेरी एक आदत है, ज़िले में चाहे वो ज़िले का कलेक्टर क्यों ना हो, चाहे कप्तान क्यों ना हो, अगर वो शेड्यूल कास्ट का है और हमारे कार्यक्रम और रैली का समय आ गया तो उससे मैंने चंदा लेने का काम किया है और ज़बरदस्ती लिया है। हम लोग उसको धक्का मार के ले लेते हैं। दोगे क्यों नहीं भाई, बाबा साहब का तुम खा रहे हो, दोगे क्यों नहीं। लोग कहते हैं कि बहुत, हमने कितने संगठन हैं ईसा जी पूछते हैं कि कितने संगठन हैं, उन्होंने कहा कि 20 संगठन हैं। यार भाई 2 संगठनों की आप पर्ची दिखा दो मेरे पास, 2 संगठनों की आप रसीद दिखा दो जिनको आपने चंदा दिया हो। रसीद ना हो तो ऑनलाइन तुमने जो पेमेंट किया हो उसकी हमें कुछ दिखा दो, गूगल पे, फ़ोन पे पर। और अगर नहीं दिखा रहे हो तो ये मक्कारी नहीं चलेगी। रैक में चुपचाप पैसे रखवा लेते हो, स्पष्ट कह रहे उसी में उठा के एक लिफाफा हमें दे दो। भाई हमारा भी तो भला, हम समाज की तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, अपना धन धरती थोड़ी बेच के लड़ेंगे, ओम सुधा अपना घर थोड़ी बेच के लड़ेंगे, बताइए। क्योंकि अगर समाज की लड़ाई है तो समाज के पैसे से लड़ी जाएगी। हम अपना समय, बेशकीमती समय दे रहे हैं, सबको है, सब लोग इतने योग्य हैं 10, 20, 50 हज़ार लाख खंड कमा सकते थे। तो इस समाज में आज नौकरियां नहीं हैं। तो जो भी हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, इस समाज को हमें बिजनेस की तरफ मोटिवेट करना चाहिए कि ये समाज को अगर हम बनिया नहीं बनाएंगे तो अब आगे प्रगति संभव नहीं है। तो आज क्योंकि जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, हम देंगे क्या भाई, क्या देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो, वो नाविक क्या, उसकी धैर्य परीक्षा क्या, या धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो हमेशा अगर अनुकूल परिस्थिति में होगा तो कुछ होने वाला नहीं है। कभी गर्मी है, कभी सर्दी, कभी जाड़ा, कभी बरसात। पर और भी है, लोगों ने कहा है कि परिस्थितियों से घबरा जाना। लोग कहते हैं कि अरे क्या करें, हम तो बहुत बिजी है, हमारा परिवार ये बीमार, वो बीमार, ये नहीं, वो सीएल नहीं, वो ईएल नहीं, तो मैं भी नौकरी करता हूँ। ऐसा नहीं है, हमारी पत्नी भी नौकरी करती, सारे लोग, मतलब 10-12 लोग घर में सब नौकरी करते हैं और बिजनेस भी होता है बहुत बड़ा, ऐसा भी नहीं है। परिस्थितियों से घबरा जाना भूल भयंकर भारी है और कोशिश जारी रखो निरंतर, अंतिम विजय तुम्हारी है। तो मैं